क्या भाषण देना आसान है? कैमरे पर बोलना आसान है? भाषण देने की कला क्या है? कई बार आप मेरे चैनल पर देखते होंगे नौजवान छात्र जो बोलना चाहते हैं उनको मैं बुलाता हूं और उनको ये मंच प्रदान करता हूं कि आप बोलिए, ये मंच आपका है। क्यों? आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा का यह स्पेशल एपिसोड, भाषण देने की कला, बोलने की कला। और इसलिए कह रहा हूं कि ये पूरा वीडियो आप देखिएगा, नहीं देखिएगा तो इसको सेव करके रखिएगा, अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भाषण देने की कला पे क्या कहा था कि भाषण देना आसान काम है, बोलना आसान काम है। चलिए आपको लिए चलता हूं सीधा। 14 जनवरी 1948 भारत आजाद हो चुका था और सिद्धार्थ कॉलेज आप जानते ही होंगे। सिद्धार्थ कॉलेज में स्कूली छात्रों, जो नाइट स्कूल के छात्र थे, मुंबई के धोबी तालाब नाइट स्कूल के छात्र थे, उनके भाषण देने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और डॉक्टर अंबेडकर स्वयं वहां पे मौजूद थे। भाषण के लिए 3 सब्जेक्ट रखे गए थे। अस्पृश्य युवकों के कर्तव्य एक, दूसरा था हिंदू धर्म के बारे में मुझे क्या लगता है, और तीसरा था फिल्म देखना अच्छा या बुरा। 9 छात्रों ने इस भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया था और उसमें पुरस्कार, 3 पुरस्कार था। पहला पुरस्कार कुमार हाटे, दूसरा कुमार कामले और तीसरा कुमार जाधव। ये सभी नाइट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, उन्हीं का कार्यक्रम था और दिन भर वो मजदूरी करते थे, कारखानों में काम करते थे, शाम के स्कूल में पढ़ते थे। इसलिए उनका हौसला बढ़ाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर स्वयं वहां पे उपस्थित थे। तो इस अवसर पर नाइट स्कूल के प्रबंधक, वाद विवाद मंडल के सचिव, समारोह के अध्यक्ष, सबके भाषण हुए। इसके बीच तालियों की गड़गड़ाहट में डॉक्टर अंबेडकर का भाषण शुरू हुआ। इसलिए कह रहा हूं, अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर देखना है। जिनको भी बोलने का शौक है और बोलना चाहते हैं, हमारे आसपास हैं, पोइट्री करना चाहते हैं, आसपास हैं, तो आ जाएं और अंबेडकरनामा आपका मंच है। बच्चों से बुलवाइए, उसको माइक पकड़ने की आदत डलवाइए। दूर है, बढ़िया वीडियो बनाइए 10 मिनट का और मुझे contact@gmail.com पर भेजिए, चढ़ाएंगे उसको अंबेडकरनामा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर साहब ने क्या कहा कंपटीशन के बाद? उन्होंने कहा, आज जो भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम हुआ है और उनमें जिन छात्रों ने हिस्सा लिया है, उनकी सोच और मेरी सोच में बहुत फर्क है, ऐसा मुझे लगता है। जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, उनका काम उत्सुकता जगाने वाला रहा, ऐसा शायद खुद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, उन्हें भी नहीं लगता होगा। अपना भाषण अच्छा नहीं हुआ, इसमें निराश होने की कोई बात नहीं। कई छात्रों को लगता है जब स्कूल कॉलेज में बोलते हैं, मैं ठीक नहीं बोल पाया, कोई बात नहीं, निराश होने की कोई जरूरत नहीं। हो सकता है ये आपका पहला ही अवसर हो। जिन्होंने कोशिश करके इतने बड़े जन समुदाय के सामने बोलने का साहस किया, वे सचमुच प्रशंसा के पात्र हैं। हिम्मत करना, पब्लिक फोरम में बोलना, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर नहीं बोल पाते हैं। मैं आपको वाकई कह रहा हूं, कई लोग उल्टे पुल्टे कमेंट लिखते हैं, उनको कहा जाए कि 10-20 मिनट बोलिए, पसीने कान के नीचे से निकल जाएंगे। बड़े बड़े प्रोफेसर पब्लिक डोमेन में नहीं बोल पाते। कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर आगे कि भाषण एक कला है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस कला को सीखने में। कुछ लोगों को यह कला हो सकता है पैदाइशी हो। उदाहरण यहां देते हैं कि महाराष्ट्र में नामदार गोखले वक्ता थे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। प्रोफेसर का एग्जाम्पल है, यहां दे रहे हैं। कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में नामदार गोखले प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे थे। इस दौरान किसी कार्यक्रम में किसी वक्ता का वहां भाषण हुआ। मेहमानों के प्रति आभार प्रकट करने का काम गोखले साहब को दिया गया, वोट ऑफ थैंक्स करने।
गोखले साहब अपना भाषण लिख कर लाए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने भाषण याद भी कर लिया था, लेकिन जब ये बोल रहे थे तब किसी ने कुछ इशारा किया और इशारा की ओर देखते हुए अपना भाषण भूल गए और 1-2 मिनट में ही सभागार से वापस आ गए। प्रोफेसर थे, इसलिए बोलना बहुत ही मुश्किल काम है। वैसे बड़े बड़े नेता भी लिख कर बोलते हैं। यहाँ पे उदाहरण मैं दूंगा, और उदाहरण दे रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर चर्चिल से दे रहे हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। इस घटना ने उन्हें अच्छा सबक सिखाया। गोखले साहब मैकॉले नामक एक लेखक की सारी किताबें याद करने की उन्होंने ठान ली। मैकॉले का पूरा साहित्य उन्होंने याद कर लिया। उनके कमरे में चारों तरफ आईने लगे हुए थे। भाषण करते हुए वे अपने आप को आईने में देखा करते। भाषण करते हुए अपने हाथ, अपने बाल, अपनी मुद्राएं वे आईने में देखा करते थे। ऐसे भाषण सीखना पड़ता है, जैसे आर्ट, कला है, सब लोग नहीं बोल सकते। अच्छा ओरेटर एथेंस में, ग्रीक में, एंशिएंट काल में जो वहां पे पॉलिटिक्स होता था तो उसको बोलते थे डेमागॉग्स। जो अच्छा ओरेटर होता था वही लीडर बनता था। ये आपके आमने सामने भी, आसपास भी दिखेगा। अब ब्रिटेन से चर्चिल का उदाहरण देते हैं कि आजकल मिस्टर चर्चिल को हाउस ऑफ कॉमन्स में अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व रखने वाला बेहतरीन वक्ता माना जाता है। हाउस ऑफ कॉमन में जाने से पहले वो अपना भाषण लिखकर तैयार करते हैं। वह तात्कालिक बोलने वाले वक्ता नहीं है, स्पॉन्टेनियस जैसे बोल दिया और तुरंत बोलना, वैसे वक्ता नहीं है। वो अपने भाषण लिखकर लेके जाते हैं। किसी के विरोध करने के बाद ही उनके भाषण में रंग चढ़ता है कि जब वो बोल रहे हो और किसी ने विरोध कर दिया तब उनके भाषण का तेवर, उसका रंग चढ़ता है। मिस विकिल्सन यह बात जानती थी। तब लेबर पार्टी ने तय किया, विकिल्सन लेबर पार्टी की मेंबर थी, तय किया कि उनके भाषण का विरोध नहीं करेंगे ताकि उनके भाषण की रंगत ही न चढ़े। इससे चर्चिल के भाषण एकदम असरहीन होने लगे। सब जो लोग वक्ता होते हैं उनके बोलने की एक कला होती है। जैसे मैं जब आंदोलनों में जाता हूं तो मेरे आवाज के जो तेवर होते हैं, जो दमखम होते हैं, वो दूसरे तरह से होते हैं। और जब मैं अम्बेडकरनामा पे होता हूं तो बोलने की शैली दूसरी होती है। और जब क्लासरूम में होता हूं तो क्लासरूम में बोलने की शैली अलग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने कहा, इसलिए आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रजातंत्र के युग में बेहतरीन भाषण कला की बहुत जरूरत है। जो बोलेगा उसी को लोग सुनेंगे, जो नहीं बोलेगा नहीं सुनेंगे। जो बोलने की कला के सहारे दुश्मन का मन जीत लेता है वही महापुरुष होता है। जो बोलने की कला के सहारे दुश्मन का मन जीत ले वही महापुरुष। इस कला को आत्मसात करने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। मैं खुद ही पहले बहुत डरपोक था, अम्बेडकर कह रहे हैं। मैं खुद भी पहले बहुत डरपोक था। एल्फिस्टन कॉलेज में जब प्रोफेसर था तब छात्रों के सामने भाषण देते हुए मेरा मन भी डबाडोल हुआ करता था। प्रोफेसर बनने के बाद कह रहे हैं अम्बेडकर, ये मेरे साथ भी ये प्रक्रिया हो चुकी है। पहले दिन क्लास में जाएंगे तो पता नहीं कैसा लगता है, बोलना है छात्रों के सामने। एल्फिस्टन कॉलेज में जब मैं प्रोफेसर था तो छात्रों के सामने भाषण देते हुए शुरू में मेरा मन डबाडोल हुआ करता था। उच्च वर्णियों के आगे महार का बच्चा बोला तो उसे मजाक उड़ाया जाएगा, ऐसा डर मुझे लगता था। बहस मुबाहिसों में मैंने ज्यादातर हिस्सा नहीं लिया। उस वक्त मुझे लगता नहीं था कि मैं अच्छा बोल पाऊंगा, अंग्रेजी भाषा में अच्छी तरह लिख सकता हूं, कम से कम मुझे उस वक्त ऐसा लगता था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिख सकते हैं लेकिन बोलने में दिक्कत है। लेकिन कड़ी मेहनत और लगन को अपनाकर मैंने यह कला विकसित की है। सेम हेयर भाई साहब, ये बहुत मेहनत करके, अगर अम्बेडकरनामा के भी बहुत सारे पुराने एपिसोड देखेंगे तो आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा कि मैंने भी 1 साल में अपने आप को सुधारा है। कैमरे के सामने बोलना आसान नहीं होता है, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होती है, पब्लिक को एड्रेस करना होता है। हर दिन 20,000 अगर साथी मुझे सुन रहे हैं तो मुझे एक बार को, वैसे मेरा वीडियो अनकट होता है, इसमें एडिटिंग नहीं होती है, जो बोला सीधे जाएगा। चलिए
अब वो अनुभव अपना फिर आगे साझा करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर। इस मामले में मैंने कड़ी मेहनत की, प्रयत्न किए। 13 बार मैंने अपने भाषण लिखे हैं, 13 बार भाषण लिखे हैं। जब मैं जो पढ़ता हूं बोलता हूं, अगर मैं दिखा दूं तो उसमें 3 बार उसमें कलम के टिक लगे होते हैं कि उसको दिमाग में बैठाने के लिए, समझने के लिए। इससे बेहतर कोई भी कुछ अधिक बता नहीं पाएगा। इस बारे में यकीन होने के बाद ही मैं अपना भाषण दिया करता था। आज मैं जो थोड़ा बहुत बोल पाता हूं, यह सब मेरे पूर्व परिश्रम का ही फल है, ऐसा कहना पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा कि आज छात्रों के जो भाषण हुए उनमें मैं वाक पटुता नहीं तलाशता। जैसे हमारे कोई छात्र यहाँ बोलते हैं अम्बेडकर नामा पे, तो मैं वाक पटुता नहीं तलाशता, उसको मैं ठीक करते रहता हूँ कि ऐसे बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, ऐसे बोलेंगे अच्छा रहेगा। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ाना जरूरी है, इसलिए छात्रों के भाषण सुना करें। मैं किसी और नजरिए से इसे देखता हूं। बताने लायक बात यह है कि सबकी भावनाओं में मुझे एक ही स्वर सुनाई दिया। 20 सालों तक किसानों की तरह मैंने खेती की, हल चलाया, कंकड़ पत्थर हटाए। आज उसी जमीन में अंकुर उगा है। बच्चों में डॉक्टर अम्बेडकर अंकुर देख रहे थे कि जो 20 साल उन्होंने परिश्रम किया उसके बीज अंकुरित हो रहे हैं। आज उस जमीन में अंकुर उगा है, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अनगिनत लोगों के सामने मैंने भाषण दिया है। बहुत सारे लोग मेरा भाषण सुनने के लिए आते रहे हैं। उस वक्त कभी मुझे लगता कि मैं किसी बाबा की तरह काम तो नहीं कर रहा हूं। आज युवाओं में जो जागरूकता देख रहा हूं, लगता है कि वे समाज में कुछ स्थान हासिल करना चाहते हैं, सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, अपने पुरखों की तरह कलंकित जीवन वे नहीं बिताना चाहते। सभी के भाषणों में मुझे यही स्वर सुनाई दिया। कौन बढ़िया बोला, कम से कम बोलने की आदत डालना, जिनको हजारों साल से दबाया गया है। बच्चों में बोलने की कला को विकसित करना है। जो बोलेगा वही बढ़ेगा, वही जीतेगा। याद रखिए, मैं अपने बच्चों को ये जरूर सुनाइए। आगे कहते हैं कि शिक्षा और विद्या के बिना आपका उद्धार संभव नहीं। अपने जीवन में मैंने कई तरह के काम किए। राजनीति में मेरे जीवन का महत्वपूर्ण समय बीता। अभी राजनीति की लगाम उच्च वर्णियों के हाथ में है। लगाम को अपने ही पास रखने के लिए उच्च वर्णियों की जी जान से कोशिशें चल रही। श्रेष्ठ दर्जे की मौके की जगह हासिल करने के लिए जो शिक्षा चाहिए, उच्च वर्णियों के अलावा अन्य किसी को अभी प्राप्त नहीं हुई। कहा जाता है कि जिसके हाथ में झूले की डोर होती है वही दुनिया का उद्धार कर सकता है। इसी प्रकार राजनीति की लगाम विद्या के बगैर हाथ में नहीं आने वाली। नोट कीजिए, राजनीति की लगाम शिक्षा के बगैर हाथ में नहीं आने वाली। सत्ता को अपने कब्जा में करने के लिए कई लोगों की कोशिशें जारी हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही। इस फर्क की जड़ यही है। इंजीनियर, कलेक्टर आदि पद उच्च वर्णियों को केवल इसलिए मिलते हैं क्योंकि उनके पास विद्या है, शिक्षा है। 100 में से तकरीबन 99 इंजीनियर, 99 कलेक्टर उच्च वर्ण के होते हैं। सो अपने माथत की जगह वे अपने ही लोगों को देते हैं। आगे कहते हैं कि केवल क्लर्क बनने के लिए इस नाइट स्कूल का लाभ आपको नहीं मिलेगा, बल्कि मौके की जगह पाने के लिए भी आप काबिल बनेंगे नाइट स्कूल में पढ़ के। रात्रि के स्कूल की कोशिशें प्रशंसनीय हैं। इस स्कूल की मैं जितनी हो सके हर तरह से मदद करूंगा। नाइट स्कूल को सालाना 1000 रुपए की ग्रांट देने का मैंने निश्चय किया है। साथ ही पाठ्य पुस्तकों, टेक्स्ट बुक्स के लिए जो 200-300 रुपए की जरूरत पड़ेगी वो भी मैं दूंगा। अर्थात जो देना मेरे लिए संभव है सब कुछ दूंगा। आप सबको इस बात का लाभ उठाना होगा। अम्बेडकर नामा एक मंच है, आपको भी लाभ उठाना पड़ेगा। मेरे पास यही है देने के लिए, बस। और एक बात अंत में कहते हैं, और एक बात, आप लोगों को साफ सुथरा रहना होगा। यहां कुछ छात्रों को मैंने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए देखे।
किसी मैगजीन के अंक में महार और उनके जगमगाते कपड़े शीर्षक से एक लेख छपा है। महार और उनके जगमगाते कपड़े शीर्षक से एक लेख छपा है। असल में वो वस्तु स्थिति नहीं बल्कि केवल प्रशंसा है। कहावत मशहूर है, एक नूर आदमी 10 नूर कपड़ा। एक नूर आदमी 10 नूर कपड़ा। बाहर निकलते समय आपके कपड़े बिल्कुल साफ होने चाहिए। आपका पहनावा देखकर ही लोगों के मन में पहले आपके बारे में आदर उत्पन्न होना चाहिए। मेरा काफी पैसा कपड़ों पे ही खर्च होता है। मेरा भी लगता है थोड़ा बहुत। शर्ट पैंट कॉलर्स मेरे पास कितने हैं इसका खुद मुझे अंदाजा नहीं। यह बात सच है कि मेरे पास दर्जनों कपड़े हैं। कई बार उनसे इतना उब जाता हूं कि लगता है कि सबकी नीलामी कर दूं। जिस प्रकार आपको साफ सुथरा रहना होगा उसी प्रकार आपको स्वाभिमान के साथ ही रहना होगा। पाटिल मैं आपके जूते बराबर हूं वाली सोच छोड़ देना चाहिए। किसी से अपमान सहने के बजाय मैं मर जाना पसंद करूंगा, ऐसी आपकी सोच होनी चाहिए। आपको खूब पढ़ना चाहिए। हर रोज एकाध किताब पढ़ने की आदत आपको डालनी चाहिए। इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आप में आत्मविश्वास भी पैदा होगा। अपनी नई इमारत खड़ी हो जाने पर, जो बिल्डिंग मुंबई में बना रहे थे सेंटर, 1000-2000 छात्रों का प्रबंध किया जा सकता है। दिन भर काम कर रात 8 से 10 बजे तक आप पढ़ाई करते हैं। यह निश्चित ही प्रशंसनीय है, काबिले तारीफ है। आप सबको सफलता मिले, यही मैं कामना करता हूं। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। और इसको जानने के लिए वॉल्यूम 40 हिंदी का चैप्टर 252 पेज नंबर 72 से लेकर 75 तक आप जाकर देख सकते हैं। बच्चों को सुनाइए, जरूर सुनाइए, बड़े स्क्रीन पे सुनाइए। भाषण देने की कला जब आप में आएगी तभी आप वक्ता लीडर बनेंगे, नहीं आएगी डीलर बनेंगे। शुक्रिया। जय भीम। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी।